हेलो गाइज, वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है आज होने जाने वाला वाइट रेडी ब्लास्ट का मैच। आज एक ही मैच है जो कि होने जा रहा है वारविकशर डरहम के बीच में। अगर आपको नहीं पता है तो दोनों ही टीमें कल के मैच में खेल के आई है। और डरहम वाला मैच तो हमने कवर भी करा था जो लेस्टर के अगेंस्ट में था, और बहुत ही बढ़िया गया था हमारे लिए फिर से। और अभी तक तो वाइट रेड ब्लास्ट काफ़ी अच्छा जा रहा है। मुझे नहीं लगता कि एक भी मैच ऐसा गया होगा जो हमने कवर किया है जहाँ पे कम से कम एवरेज तो नहीं गया हो। कल भी काफ़ी अच्छा गया था। सिर्फ मुझे लगता है एलेक्स लीस एक प्लेयर होंगे जिनके बारे में हमने कोई बात नहीं करी थी। ऑब्वियसली थ्रू आउट द वीडियो उनका कोई नाम था भी नहीं। डरहम ने काफ़ी बढ़िया बल्लेबाजी करी, ये भी आपको मानना पड़ेगा। लेकिन उससे बड़ी बात यह है, आप अगर नोटिस कर रहे हो ना वीडियोस को, तो आपको कितना फ़ायदा होता है। देखो, कैलम पर्किंसन के बारे में हमने बातें करी थी। अभी जो जो लोग ऐसे होंगे जो आपको हेड टू हेड रिकॉर्ड्स पड़ोस के देते होंगे या वो, उनको तो कैलम पर्किंसन मिलेगा नहीं, क्योंकि कैलम पर्किंसन खेलते थे दूसरे साइड के होकर। और ग्राउंड में भी रिकॉर्ड्स जो है नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो अभी दूसरे टीम के होकर खेलते हैं। ठीक है। तो मैंने बताया था कि कैलम पर्किंसन भले ही वो दूसरे टीम के होकर खेलते थे, वो अभी इस टीम के होकर नहीं खेलते हैं, लेकिन उनके जो रिकॉर्ड्स हैं, हेड टू हेड रिकॉर्ड भले ही एक बार के लिए आप इग्नोर कर दो, लेकिन ग्राउंड के रिकॉर्ड्स आप इग्नोर नहीं कर सकते। स्पेशली मैंने बोला भी हुआ था कि कौन सी इनिंग्स में उनको लेना है, और उसी इनिंग्स में वो चले। और सबसे बड़ा जो हमारे लिए पॉइंट निकाल के लाए थे जो दो थे, नेथन साउटर। मुझे नहीं लगता कि 80% लोगों ने उनको अपने टीम में भी रखा होगा, लेकिन वो हमारे कैप्टन वाइस कैप्टन मटेरियल थे। और मैंने ये भी बोला था कि कौन से इनिंग्स में उनको लेना है। ये चीज़ें बहुत बड़ी बात हो जाती है कि जब आप इनिंग्स प्रेडिक्शन करते हो और वो सही जाता है। देखो, वैसे तो आप परसेंटेज देख के हो या तुक्का मार के हो टीम बना ही सकते हो, लेकिन ये जो बातें जब आप कहते हो और आप प्रेडिक्ट करते हो और वो चीज़ें सही जाती हैं, तब बहुत अच्छा लगता है। मुझे तो काफ़ी अच्छा लगता है, मुझे आपका नहीं पता। तो मैंने बताया भी हुआ था कि नेथन साउटर और कैलम पर्किंसन हमारी टीम में रहेंगे, और उनको कहाँ पे लेना है मैंने बताया हुआ था। जिन जिन प्लेयर्स के बारे में हमने बातें करी थी, एग्जैक्टली उन्हीं प्लेयर्स ने परफॉर्म करा। विलियम मुल्डर भी हमारे टीम में थे। हालांकि उन्होंने बहुत खास कुछ नहीं किया था, 20 रन ही बनाए थे और एक विकेट निकाला था, लेकिन उतने भी बहुत सारे लोग नहीं कर पाए थे। बाकी क्योंकि डरहम का स्क्वाड हमें पता नहीं था, तो बेडिंगहम के बारे में बात नहीं कर पाया था, लेकिन बेडिंगहम अच्छे फॉर्म पर थे। और रिसेंटली वो कोई प्रैक्टिस मैच भी नहीं खेले थे कि मैं उनके बारे में बता पाता। ऑब्वियसली आज के बाद वीडियो के दौरान हम उनकी बातें करेंगे। एलेक्स लीस का कोई हमने डिस्कस नहीं किया था, क्योंकि उनका कोई ऐसा कुछ था भी नहीं। और अचानक से डरहम ऑल आउट होते होते यहाँ पे इतना अच्छा रन चेस कर जाएगी, वो भी 3 विकेट खो के। ये मुझे नहीं लगता बहुत बड़े डरहम सपोर्टर ने भी सोचा होगा। लेकिन जो भी है, मुझे लगता है कल का मैच आपके लिए बहुत बढ़िया गया होगा। मेरा तो काफ़ी बढ़िया गया। आई हो आपका भी अच्छा गया होगा। और वारविकशायर कल का मैच हारी थी लैंकाशायर के अगेंस्ट में, और बहुत क्लोज मैच था जहाँ पे उनको हार का सामना करना पड़ा। तो देखते हैं कि आज के मैच में हमारे लिए क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। अगर आपको नहीं पता है तो ये दोनों टीमें ऑलरेडी एक दूसरे के साथ खेल चुकी है डरहम के घर पे, और वो मैच भी हमने कवर किया था जहाँ पे डरहम 70 और कुछ रन पे ऑल आउट भी हो गई थी, और वारविकशायर ने बहुत आराम से जीत हासिल कर लिया था। देखते हैं कि यहाँ पे क्या होता है। ये मैच होने जा रहा है एजबस्टन बर्मिंघम पे, जिस ग्राउंड का भी मैच हम पहले कवर कर चुके हैं। थोड़ा बहुत आइडिया हमें है ऑलरेडी इस ग्राउंड के बारे में। तो आगे देखते हैं। वेदर क्लियर है, आखिरी 5 में सारे मैचेस वारविकशायर यहाँ पर जीत रही है, जैसे कि वो उम्मीद रख सकते हो। काफ़ी कंसिस्टेंट टीम है, नॉकआउट के आसपास जाते रहते हैं हमेशा। और होम घर पे तो वो अच्छा करते ही हैं, उसके बारे में भी हम बात कर चुके हैं। पिछले से दिन की ये कुछ बातें हैं, ये सब हम पहले बातें कर चुके हैं, तो यहाँ पे टाइम बर्बाद नहीं करते हैं। आ जाते हैं और डायरेक्टली बात करते हैं रिसेंट मैचेस के बारे में कि लास्ट जो हेड टू हेड हुए हैं 5 मैचेस में वो क्या क्या हुआ है। मैं यहाँ पे मैच बाय मैच आपको नहीं दिखा के बिल्कुल यहाँ पे ले आता हूँ और वहाँ से समझा देता हूँ कि समरी अगर हम आ जाएँ तो यहाँ पर मैंने लिख रखा है कि हमें क्या उम्मीद रखनी चाहिए इस फिक्सचर से, और कैसे चले हैं। कम से कम उम्मीद से तो बड़ी बात है कि यहाँ पे कैसे मैचेस हुए हैं वो एक बार देख लेते हैं, बराबर। तो देखो, अगर हम आखिरी 5 मैचेस की बात करें, यहाँ पे आखिरी 5 मैचेस की बात हो रही है, सारे हेड टू हेड मैचेस की नहीं। ऑब्वियसली सारे मैचेस देख के कोई फायदा है भी नहीं आपको। तो हमें देखने मिलता है कि 4 बार जीती है 5 में से। आखिरी जो 5 मैचेस हैं वहाँ पे चेसिंग टीम 4 बार जीती है, अगर आप नोटिस करोगे। तो देखो, ये लास्ट मैच था जहाँ पे चेसिंग टीम जीती। उसके पहले आ जाओ, यहाँ पे ये बैटिंग फर्स्ट टीम जीती थी। हालांकि यहाँ पे भी वो जीत के बहुत करीब आ गए थे, लेकिन चेस नहीं कर पाए, डरहम की टीम थी। और अगर वो यहाँ पे चेस कर लेते तो डरहम आखिरी 5 में पहला जीत भी दर्ज कर लेती। उसके पहले भी यहाँ पे देखो चेसिंग टीम जीती, चेसिंग। और यहाँ पे भी चेस करने वाली टीम ने जीत हासिल करा। लो और मीडियोकर स्कोरिंग फिक्सचर ये रहा है, मतलब कि यहाँ पे आपको ज़्यादा स्कोर्स देखने नहीं मिलते हैं। 200 तो आप भूल ही जाओ, 170 180 का भी टोटल हमें यहाँ पे ज़्यादा देखने नहीं मिलता है, नोटिस करो। और चेस भी हो रहा है, तो आप समझ सकते हो कि बैटिंग फर्स्ट टीम यहाँ पे कम ही स्कोर बना रही है। तो 158 यहाँ पे हुआ, ठीक है, ज़्यादा स्कोर नहीं, चेस हो गया।
चेस चाहे कैसे भी हो, इजीली हो या मुश्किल से हो, लेकिन चेस हो रहा है। 141 यहाँ पे था, वो भी चेस हो गया। 146 वो भी चेस हो गया। ठीक है। यही एक मैच था जहाँ पे चेज नहीं हुआ, यहाँ पे तो रन और भी कम बना था और 19 विकेट गिरे थे इस मैच पर। और ये मैच बर्मिंघम पे भी हुआ था, जिसके बारे में हम बात करेंगे भी आगे। जहाँ पे आपको 141 बनता हुआ दिख रहा है और 133 पर रुक गई डरहम की गाड़ी। और लास्ट मैच जो हुआ था, जैसे मैंने बताया कि डरहम, मैंने 70 और बताया था, ये 101 पर ऑल आउट हो चुके थे और बर्मिंघम ने चेस कर लिया था 17 ओवर में जाते जाते। ठीक है। और बॉलर्स ऑब्वियसली आप देख सकते हो कि रन्स कम बन रहे हैं, तो बॉलर्स का तो है ही दबदबा यहाँ पे। अगर आप नोटिस करोगे तो इस वाले मैच पर देखोगे तो अगर हम फैंटेसी पॉइंट के हिसाब से बात करें तो हसन अली हाईएस्ट पॉइंट स्कोरर रहे होंगे, 3 विकेट उन्होंने निकाला। इसके पहले वाले मैच पर आ जाओ तो टर्नर हाईएस्ट पॉइंट स्कोरर रहे होंगे, 3 विकेट उन्होंने निकाला। इसके अलावा कुछ रन भी शायद बनाए होंगे उन्होंने। इसके पहले वाले मैच पर आ जाओ, यहाँ पे बैटिंग से हाईएस्ट रन स्कोरर टर्नर थे, तो काफ़ी अच्छे पॉइंट्स इनके थे। लेकिन बेन रेन 4 विकेट, तो ये हाईएस्ट पॉइंट स्कोरर रहे होंगे। इसके पहले वाले मैच पर आ जाओ, यहाँ पे भी बेन रेन यहाँ पे 51 रन और 2 विकेट, तो ये 2 विकेट इफेक्ट हो गया, नहीं तो माइल्स का 3 विकेट इधर था। तो बॉलिंग ऑलराउंडर्स का ही दबदबा चल रहा है यहाँ पे। मेरे ख्याल से कोई और बॉलर रहे होंगे शायद, पता नहीं। नहीं तो बेंजामिन का स्कोर था, तो ये मैच आप शायद वो कह सकते हो कि थोड़ा बहुत, नहीं तो फिर भी मुझे लगता है कफलिन रहे होंगे, 40 रन और 1 विकेट। ठीक है, तो ऐसा कुछ है जो आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हो। इन लास्ट 5 मैचेस डरहम ओपनर सीम टू बी टूथलेस और वार्विकशायर के स्ट्राइक बॉलर्स, मतलब सेम ही बात है कि उनके ओपनर्स नहीं चल रहे हैं। ऑब्वियसली वार्विकशायर के स्ट्राइक बॉलर नहीं कुछ करा होगा। मतलब आखिरी 5 मैचेस में अगर हम देखेंगे तो डरहम के तरफ से जो ओपनर्स हैं, चाहे वो लीस हो या ग्राहम क्लार्क हो या कोई और हो, उनमें से किसी ने भी कम 20+ का स्कोर भी नहीं बनाया है। ग्राहम क्लार्क को तो लोग वैसे भी नहीं ले रहे हैं, एलेक्स लीस को लोग कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन उनका रिकॉर्ड बहुत ख़राब है। ठीक है। अगर आप नोटिस करोगे, देखो लास्ट मैच के तो छोड़ भी दो, 101 रन बनाया था उन्होंने। उसके पहले 133 उन्होंने बनाया था। जो रन बनाने वाले प्लेयर्स थे वो मिडिल ऑर्डर से थे। उसके पहले आ जाओ, यहाँ पे भी रन बनाने वाले जो प्लेयर्स थे मिडिल ऑर्डर से थे, टॉप ऑर्डर का कोई नामो निशान नहीं। उसके पहले वाले मैच पर आ जाओ, यहाँ पे भी रन बनाने वाले प्लेयर्स मिडिल ऑर्डर भी नहीं, लोअर मिडिल ऑर्डर के थे। और लास्ट मैच में भी मिडिल ऑर्डर, लोअर मिडिल ऑर्डर के प्लेयर्स ही रन बना रहे हैं, खास कुछ यहाँ पे नहीं है। ठीक है। तो डरहम के ओपनर्स का यहाँ पे कुछ भी नहीं चला है। आप कंपैरेटिवली अगर देखोगे बर्मिंघम के जो ओपनर्स हैं, जैसे कि यहाँ पे डेविस का रन है, येट्स के तो हेड टू हेड रिकॉर्ड अच्छे हैं ही। डेविस ने यहाँ पे भी 40 रन बनाए थे येट्स के साथ। उसके अगले मैच पर आ जाओगे तो यहाँ पे येट्स का फिर से आपको स्कोर देखने मिलेगा। और लास्ट मैच जो हुआ था यहाँ पे भी येट्स का स्टार्ट था। ठीक है। तो ये कंपैरिजन आप यहाँ पे भी नोटिस कर सकते हो। हर पॉइंट के हिसाब से डरहम यहाँ पे पीछे ही चल रही है, बैटिंग से स्पेशली। बॉलिंग उनका उतना बुरा है भी नहीं, मतलब रहा भी नहीं है, लेकिन बैटिंग बहुत बुरा रहा है और हमेशा ही मिडिल ऑर्डर और लोअर मिडिल ऑर्डर के प्लेयर्स के ऊपर उनको डिपेंड करना पड़ा है। तो ये मेन 4 पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर आप पूरा हेड टू हेड के मैचेस जो है ये नोटिस कर सकते हो। इसके अलावा मैं बर्मिंघम के जो मैचेस हुए हैं उन पे आपको फोकस करवाना चाहूँगा। रिजल्ट तो देखो वर्विकशायर के सपोर्ट में ही आया है, लेकिन मैचेस कैसे हुए हैं अगर हम उन पे फोकस करें, क्योंकि आज का मैच वहीं पे होने जा रहा है। तो पहला मैच हुआ था, डरहम ने पहले बल्लेबाजी करी थी। जोन्स तो नहीं है, लेकिन कॉफलिन, इस नाम को नोटिस करना। आज मतलब कल वाले मैच के बारे में भी मैंने बताया था कॉफलिन के बारे में कि अगर वो खेलते हैं तो नोटिस करना, लेकिन वो जनरली बैटिंग फर्स्ट अच्छा करते हैं। उनको अगर बैट करवा के भेजो ना आप सेकेंड इनिंग से बॉलिंग करवाने, तो वो कॉन्फिडेंट ज़्यादा दिखते हैं। और ये चीज़ आपको यहाँ पे भी देखने मिल जाएगी। 40 रन और 1 विकेट, मतलब 70 के आसपास, 70 तो नहीं, मतलब 80 के आसपास तो पॉइंट उन्होंने दी दी होगी। ठीक है। बर्मिंघम ने चेस कर लिया था काफ़ी आराम से, जहाँ पर बेंजामिन के स्कोर्स थे। और यहाँ से आपको ब्रिक्स देखने मिल जाते हैं। माइल स्क्वाड में तो रहते हैं लेकिन उनको खिलाया नहीं जाता। तो मेजर परफॉर्मर्स कॉफलिन, बेंजामिन जिनको आप एनीवे स्क्वाड में नहीं देने वाले, और ब्रिक्स, माइल्स भी हैं लेकिन उनको खिलाया नहीं जा रहा। और अगला मैच जो था बर्मिंघम में, वो ये वाला मैच था। इस बार बर्मिंघम ने पहले बल्लेबाजी करी थी। येट्स के स्कोर है, हेनरी ब्रूक्स अभी नहीं खेलते हैं। बाकी साउटर, इस नाम को नोटिस करना। हालांकि आज के मैच में मुझे लगता है कि इनका परसेंटेज डिसेंट होगा, लेकिन आगे जब हम ग्राउंड के बारे में बात करेंगे तब भी आपको इनका इंपॉर्टेंस समझ में आएगा। टर्नर ने यहाँ पे बॉलिंग भी कराई थी, 3 विकेट निकाले थे। रेन और बुशनेल थे, और बुशनेल ने यहाँ पे रन भी बनाया था। वो स्क्वाड में शायद नहीं है, स्क्वाड का तो पता नहीं, डायरेक्ट हमको स्क्वाड ऐसा बताती नहीं है। और उनका बैटिंग कुछ खास अच्छा हुआ नहीं था। जोन्स के कुछ स्कोर्स थे और बॉलरों में से माउस भी। कोई नाम रिपीट नहीं हो रहे हैं दोनों मैच में, लेकिन जो चीज़ रिपीट हो रहा है वो है बर्मिंघम की बैटिंग। बर्मिंघम के लिए रिजल्ट अच्छा गया और डरहम ऐसे बैटिंग साइड खास कुछ नहीं कर पाई। और दोनों ही मैच में उन्होंने 9-9 करके विकेट खोए। एक में थोड़ा बहुत रन बनाया भी था 159 तक, यहाँ पर तो उनकी गाड़ी 133 पर जाके रुक गई थी। ठीक है।
और एक और चीज़ जो आपने नोटिस करी कि डरहम की तरफ से उनका टॉप ऑर्डर नहीं चल रहा है, लेकिन उनका बैटिंग कोलैप्स ये लास्ट मैच के अलावा हुआ भी नहीं है। ये लास्ट मैच में वो 101 पर निपट गए थे। तो मतलब रन तो कोई बना रहे हैं, तभी तो उनके रन थोड़े बहुत बन रहे हैं। तो वो रन बनाने वाले प्लेयर्स कौन कौन से हैं अगर आप देखोगे तो ये मिडिल ऑर्डर, जोन्स थोड़े बहुत रन इनके रहे हैं इस फिक्चर में 20-25 करके ही सही, लेकिन है बुशनेल मिडिल ऑर्डर से। उसके पहले आ जाओ रॉबिन्सन। रॉबिन्सन के बारे में बहुत सारी बातें करनी है, सुनते रहना। टर्नर, इनके बैटिंग से भी कंट्रीब्यूशन हैं, बॉलिंग से भी हैं। बॉलिंग तो चलो रेगुलर भी नहीं कराते हैं, लेकिन बैटिंग से थोड़े बहुत यहाँ पे रन उन्होंने बनाए थे। उसके पहले वाले मैच पर आ जाओ, कॉफलिन और रेन, मतलब टॉप ऑर्डर के तो कोई भी बैट्समैन नहीं चले, ठीक है। मिडिल ऑर्डर से भी कोई नहीं चले, मिडिल ऑर्डर से परफॉर्मेंस लाना पड़ा। और लास्ट मैच में भी जोन्स और कॉफलिन, तो कॉफलिन के 2 मैचेस में रन है, परफॉर्मेंस है, या सही बताऊँ तो, और दोनों ही मैच वो बैटिंग फर्स्ट करके परफॉर्म करके गए हैं। इधर 40 रन और 1 विकेट, और इधर भी देखोगे तो 24 रन 1 विकेट, मतलब 24 रन मतलब 30 के आसपास का पॉइंट, और 1 विकेट मतलब 50-60 के आसपास तो पोनेंट ने दे दिए होंगे, तो इंपॉर्टेंट रहे होंगे आपके लिए। और एक और चीज़ जो मैंने बताई कि स्ट्राइक बॉलर्स का भी वो भी देख लो, ठीक है। देखो माइल्स स्ट्राइक बॉलर 2 विकेट, इधर भी माइल्स 3 विकेट। अभी माइल्स तो नहीं खेल रहे हैं, लेकिन जो भी खेल रहे हैं उनके जगह पे उनको आप कंसीडर कर सकते हो यहाँ पे आ जाओ हसन अली, वोक्स स्ट्राइक बॉलर। हसन अली के यहाँ पे काफ़ी अच्छे रिकॉर्ड्स हैं जब भी वो खेले हैं। इधर आ जाओ, इधर शायद स्ट्राइक बॉलर जो भी रहे होंगे वो अवेलेबल नहीं है, ठीक है। हेनरी ब्रुक्स वगैरह रहे होंगे शायद। और लास्ट मैच में भी हमें हसन अली और ग्लीसन भी देखने मिल गया जिन्होंने परफॉर्म करा, ठीक है। हसन अली के अच्छे परफॉर्मेंस है, आप देख सकते हो जब भी उन्होंने खेला है, 2 मैच खेले हैं और 5 विकेट निकाला है उन्होंने। अच्छा, तो ये है सारी चीज़ें जो बताने लायक था। मैं बहुत ज़्यादा मैच बाय मैच नहीं समझा रहा हूँ, वीडियो भी बड़ा हो जाएगा और आपको भी कोई मज़ा नहीं आएगा। अगर आपको मैचेस भी फॉलो करने हैं, आप वीडियो को बैक करके पॉज करके देख सकते हो बाद में, लेकिन समरी ऐसी है। अगर हम समराइजेशन पे आ जाएं, परफॉर्मर्स को नोटिस करने, तो बहुत खास कुछ नहीं देखने मिलेगा। भले ही वार्विकशायर जीती होगी, लेकिन उनके तरफ से भी बहुत बढ़िया कोई बैटिंग परफॉर्मेंस नहीं देखने मिला है। रॉब एयर्स का रन है, एक मैच अगर वो फेल भी हुए हैं, ठीक है, 1 रन उन्होंने बनाया था, बाकी के 3 मैच में उनके डिसेंट स्टार्ट्स रहे हैं। मैं दिखा देता हूँ आपको। और जैसे मैंने बताया कि बर्मिंघम की तरफ से, अच्छा एक बड़ा नाम भी है यहाँ पे बर्मिंघम की तरफ से, जिनका नाम है सैम हेन। नोटिस करना उनका थ्रू आउट द वीडियो आपको हेड टू हेड में कोई नाम देखने नहीं मिलेगा। अच्छा, यहाँ पे उन्होंने चेस कर लिया था, जो हेल्प किया था बेंजामिन ने, इसीलिए इजीली चेस हो गया। वो काफ़ी तेज़ भी खेलते हैं। इधर भी इजी चेस हुआ, डेविस और बेथल। बेथल अगर आप लेना चाहते हो, मुझे लगता तो नहीं आप लेना चाहोगे, लेकिन अगर आप लेना चाहते हो तो इनको चेस में ले लेना। ये चेस बेहतर करते हैं, बॉलिंग भी करा सकते हैं, लेकिन इनको बिल्कुल भी बॉलिंग के लिए कंसीडर नहीं करती है टीम, पता नहीं क्यों। अगले मैच पर आ जाओगे तो यहाँ पे भी आपको बेथल के स्कोर देखने मिल जाएंगे चेस में। लास्ट मैच में, मतलब कल के मैच में भी उन्होंने 33 रन की इनिंग्स खेली थी। लोग इनको नोटिस नहीं करते हैं, लेकिन अगर वो चेस कर रहे हैं ना, तो एक बार के लिए इनको देखा जा सकता है। येट्स के यहाँ पे आपको रन देखने मिल जाएंगे डेविस के साथ। मतलब यहाँ पे देखो टॉप ऑर्डर का परफॉर्मेंस आया था, दोनों ओपनर्स ने रन बनाए थे, लेकिन उसके बावजूद भी 8 विकेट गिर गया वियर्स के। तो डरहम एज ए बॉलिंग साइड तो बुरा नहीं कर रही है, और साउटर ने इनको तंग किया हुआ है। इधर बॉलिंग सेकंड में भी उनके 2 विकेट्स थे, इधर बॉलिंग फर्स्ट में भी 2 विकेट से। लास्ट मैच में तो कुछ करने को मिला नहीं, इसीलिए कोई विकेट भी नहीं मिला, नहीं तो साउटर ने तंग किया हुआ है इनको। लास्ट में यहाँ पे वो 29 और हेन का 27 देखने मिलता है, जो हाईएस्ट स्कोर है उनका इस फिक्चर में। और इधर भी येट्स और हेनरी ब्रुक्स, ये जो हेनरी ब्रुक्स के इनिंग्स थे यहाँ पे 28 रन के, ये डिफरेंस करके गए थे वैसे, नहीं तो यहाँ पे हार जाती बर्मिंघम की टीम, ठीक है। अच्छा, तो ये चीज़ें रही हैं। उनके टॉप ऑर्डर मतलब डेविस और येट्स तो हमें फिर भी दिख रहे हैं, लेकिन बहुत कंसिस्टेंटली नहीं, और बहुत बड़े स्कोरर्स भी हमें नहीं देखने मिल रहे हैं। 50-55 स्कोर बनाने वाले प्लेयर्स हमें नहीं देखने मिल रहे हैं। एक मेरे ख्याल से 68 जो था बेंजामिन का, वही इस फिक्सचर में अभी तक किसी इंडिविजुअल का हाईएस्ट स्कोर है, अगर मैं बहुत गलत नहीं हूँ। देख लेते हैं फिर भी। यहाँ पे 53, 54, 51 हाईएस्ट स्कोर, इधर 68। हाँ, तो 68 ही हाईएस्ट स्कोर है किसी इंडिविजुअल के द्वारा आखिरी 5 मैचों में। बाकी बॉलरों में से बात करें तो डरहम की तरफ से कैलम परकिंसन का नाम देखने मिल जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम है यहाँ पे एक तो देखो ये सारे रिकॉर्ड्स उनके लिस्ट से के होकर हैं। एक मैच जो उन्होंने खेला था ये लास्ट वाला, यहाँ पे उन्होंने 1 विकेट निकाला था। लेकिन अगर आपको पता है, अगर आपने इनको फॉलो किया होगा कैलम परकिंसन को, तो आपको पता होगा कि ये बॉलिंग फर्स्ट अच्छा करते हैं। अच्छा मतलब कंसिस्टेंटली काम करते हैं। लास्ट मैच जो हमने इनका कवर किया था, वहाँ भी उन्होंने बॉलिंग फर्स्ट 2 विकेट निकाले थे। लेकिन आखिरी 5 मैचों में आपने जो जितना नोटिस किया है, हर बार ही लिस्टेसर को, मतलब माफ करना, जब वो लिस्टेसर के ऊपर खेलते थे तब उनको बॉलिंग सेकंड करने का ही मौका मिला। लास्ट मैच में भी उनको बॉलिंग सेकंड करने का मौका मिला, ठीक है। हालांकि इस बीच भी उन्होंने 4 विकेट निकाले हुए हैं एक मैच में,
लेकिन वही है कि इनका इफेक्टिवनेस थोड़ा कम हो जाता है। ये पावर प्ले में और नई बॉल के साथ शुरुआती ओवर्स में अच्छा करते हैं, बॉलिंग सेकंड में उनका उतना इफेक्टिवनेस नहीं रहता है, ये भी हमने देखा है। लेकिन फिर भी इनका एवरेज अच्छा है, फिर भी मेरे ख्याल से आपकी टीम में होने चाहिए, कंसिस्टेंट पॉइंट्स आपको देते रहते हैं। अभी बात करते हैं ग्राउंड के बारे में, तो यहाँ पे भी कुछ नाम आपके लिए हैं। हेल देखो हेड टू हेड में तो बहुत बुरा रिकॉर्ड है, ठीक है, एक वो 27 नॉट आउट जिन्होंने लास्ट मैच बनाया था, इसके अलावा कुछ खास नहीं है। येट्स हमने देख लिया, और एलेक्स डेविस का भी, दोनों जो कीपर्स हैं उनमें से तो बेहतर रिकॉर्ड इनका है। ओली रॉबिन्सन दूसरे कीपर होंगे आपके लिए लिनर रैंक, उनके बारे में हम कुछ बातें करेंगे। तो ये तीन नाम है, मुझे लगता है ये तीन आपकी टीम में एनीवेज हो सकते हैं। येट्स का हेड टू हेड रिकॉर्ड भी डिसेंट है, बहुत हाइप करने वाला तो कुछ नहीं है, लेकिन 25-30 के आसपास आप उम्मीद रख सकते हो। हेन का हेड टू हेड रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, लेकिन सेफेस्ट पॉसिबल मतलब बैट्समैन होंगे वो बैटिंग सेक्शन से। ग्राउंड में रिकॉर्ड उनका डिसेंट है, लास्ट मैच में थोड़े बहुत स्टार्ट्स उन्होंने लिए थे लेकिन फिनिश नहीं कर पाए, और डेविस तो कीपिंग सेक्शन में होते हैं। बॉलरों में से लेकिन जिस प्लेयर ने यहाँ पे धागा खोल के रखा है वो है डैन मॉसली। डैन मॉसली यहाँ पे हेड टू हेड रिकॉर्ड भी ऐसे अच्छे हैं, उन्होंने ज़्यादा मैचेस खेले नहीं हैं। अगर आपने नोटिस करी होगी, देखो एक विकेट पहले बॉलिंग करते, ये दूसरी बॉलिंग जब आती है इनकी अच्छा करते हैं। यहाँ पे देखो दूसरी बॉलिंग 2 विकेट, इधर बॉलिंग फर्स्ट करे थे तो कुछ विकेट नहीं है, और यहाँ पे ज़्यादा मैच वो खेले नहीं है, तो 2 मैच उन्होंने खेले हैं या 3 मैच खेले हैं तो उनके खाते में विकेट है। लेकिन बॉलिंग सेकंड इस ग्राउंड पे नोटिस करना डैन मॉसली क्या करते हैं। वैसे भी परसेंटेज कैप्टन तो होने ही वाले हैं, लेकिन उनका इफेक्टिवनेस कहाँ पे ज़्यादा होता है वो भी मैं दिखाता हूँ, ठीक है। तो ग्राउंड पे मैचेस मैं ज़्यादा यहाँ पे फॉलो तो नहीं करवा रहा, मैं पहले समराइजेशन पे आ जाता हूँ, मैं फिर हेड टू हेड की तरह यहाँ पे बता दूंगा। तो पहला जो है, यहाँ पे इजी ग्राउंड नहीं है चेस करने के लिए, मतलब आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा रन की उम्मीद नहीं रखते हो। बैटिंग फर्स्ट फिर भी यहाँ पे थोड़ा आपको शायद हेल्प मिल जाए बैटिंग में, लेकिन 200 के पार स्कोर यहाँ पे भी बनाना मुश्किल ही है, बन जाता है कभी कभी लेकिन इतना आसान भी नहीं है। 170 180 यहाँ पे भी विनेबल टोटल है हेड टू हेड की तरह, हाई स्कोरिंग ग्राउंड नहीं है जैसे मैंने पहले बताया। और स्पिनर्स का यहाँ पे बहुत बड़ा रोल है, कितना बड़ा रोल है चलो देखते हैं। बर्मिंघम बियर्स बनाम नॉर्थम्पटनशायर के बीच में मैच हुआ, कितना रन बना 137, ज़्यादा रन बिल्कुल भी नहीं है। स्पिनर्स के यहाँ पे 6 विकेट थे नॉर्थम्पटनशायर की तरफ से, जो स्पिनर्स रहे होंगे वो लेग स्पिनर्स भी हो सकते हैं या फिंगर स्पिनर भी हो सकते हैं, जो भी हैं। रन बनाने वाले प्लेयर थे हेन और डेविस, जो 3 प्लेयर्स के हमने नाम बताए थे ऊपर, उनमें से 2। नॉर्थम्पटनशायर को उसको भी चेस तो दूर की बात 9 विकेट भी गिरा दिया और 20 ओवर भी खिलाया इनको। बॉलिंग सेकंड करवा लो मोस्टली से, इनके 3 विकेट्स। बाकी मैक्सवेल, मोइन अली, इनका नाम लिखने का रीज़न ये है कि ये भी स्पिनर है, ठीक है, फिंगर स्पिनर है वो भी। ब्रिग्स, ये सारे स्पिनर हैं। हसन अली का 1 विकेट। अगला मैच यहाँ पे बहुत बड़ा टोटल खड़ा किया था बर्मिंघम ने 228। फिर से आपको येट्स और डेविस देखने मिल जाते हैं। याद रखना डेविस कीपिंग के भी पॉइंट्स आपको कुछ ना कुछ तो देते रहते हैं और रन भी थोड़े बहुत हैं। मैक्सवेल नहीं है। मौसली फिर से बॉलिंग फर्स्ट करा लो, बॉलिंग सेकंड करा लो, 4 विकेट, और रन जो बनाया वो तो उनका मतलब बोनस है। बेंजामिन का परफॉर्मेंस है। अभी नोटिस करो कि स्पिनर का रोल कितना बड़ा वो रोल हो रहा है। यहाँ पे स्पिनर ने निकाला था 6 विकेट, रन बन गया 137। यहाँ पे स्पिनर ने निकाले 8 विकेट्स 9 में से, रन बना 107। यहाँ पे स्पिनर ने निकाला सिर्फ 2 विकेट, रन बन गए 228। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे स्पिनर ने निकाले कितने 7 विकेट्स, रन 175, डिसेंट रन था फिर भी, और 9 विकेट यहाँ पे भी गिरे। अगला मैच बर्मिंघम और डरहम के बीच में जो हुआ था, नोटिस करो 7 विकेट स्पिनर्स ने निकाले, इनमें से साउटर और टर्नर के मिलाकर 5 विकेट से। आपने देखा होगा ये वाला मैच, ठीक है, टर्नर के 3, साउटर के 2, और भी कोई बॉलर रहे होंगे, त्रिवास्किस वगैरह रहे होंगे शायद, वो अवेलेबल नहीं है। जैसे ही स्पिनर्स के विकेट गिरे, रन कितने बन गए 141, और विकेट तो जो गिरे वो है। और यहाँ पे भी कोई और बॉलर रहे होंगे, लेकिन स्पिनर्स के 3 विकेट थे, रन देखो इसको भी डिफेंड कर लिया। उसके बाद अगला मैच 167 बना, पेसर्स का यहाँ पे ज़्यादा विकेट था, एसेक्स ने उसको चेज कर लिया। स्पिनर्स का कोई ऐसा खास रोल रहा नहीं है, लेकिन लिंटन और मॉसली यहाँ पे विकेट्स लेने में सक्षम रहे। और लास्ट मैच जो हुआ था, यहाँ पे बर्मिंघम ने बनाया था सिर्फ 149 रन, पेसर्स का अपर हैंड था। येट्स के स्कोर्स थे, जो 3 हमने बैट्समैनों के नाम लिखे हैं उनमें से मेजर परफॉर्मेंसेस आपको देखने मिल जाते हैं। लेकिन नॉटिंघमशायर को इस रन को भी चेस करने नहीं दिया, सिर्फ 127 पर ऑल आउट कर दिया। कौन कौन से थे भाई साहब, 3 विकेट मॉसली, लिंटॉट, ब्रिग्स, 7 विकेट स्पिनर्स के। तो समझ रहे हो ना कि स्पिनर्स का क्या रोल रह रहा है इस ग्राउंड पे, चाहे वो फिंगर स्पिनर हो, लेग स्पिनर हो। लेग स्पिनर हो तो डेफिनेटली, लेकिन फिंगर स्पिनर्स को भी यहाँ पे मदद मिल सकती है अगर आप वो सही लाइन पे। अभी कोई भी जाके फिंगर स्पिनर बॉलिंग कराए उनको हेल्प मिल जाए, मैं ऐसा नहीं कह रहा, लेकिन अगर आपके पास विकेट टेकिंग फिंगर स्पिनर्स हैं, जो दोनों ही टीमों के पास हैं,
तो इसीलिए मैंने कैलम पर्किंसन का बताया कि इनको छोड़ना नहीं है। बॉलिंग फर्स्ट हो तो डेफिनेटली नहीं छोड़ना है, बॉलिंग सेकंड भी अगर वो करवा रहे हैं तब भी उनको लेके चलना, ठीक है। और इसीलिए टर्नर का भी इंपॉर्टेंस बढ़ सकता है कि वो भी कभी कभी बॉलिंग कराने आ सकते हैं। हालांकि बैटिंग में बहुत कुछ नहीं है, लेकिन इस रीज़न की वजह से उनका भी इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये हो गई सारी चीज़ें जो ग्राउंड से बताने लायक थी। हेड टू हेड की चीज़ें हमने पहले ही बता ली है। आई होप आपने सब कुछ सही से समझ लिया होगा। अभी हम बात करेंगे प्लेइंग 11 के बारे में। तो प्लेइंग 11 लास्ट मैच का कम से कम ऐसा था, क्लार्क और लीस ओपनिंग करें। बैटिंग हम काफ़ी अच्छे फॉर्म से गुजरे थे वो, और ये मेरे वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट प्लेयर्स हैं। बहुत कंसिस्टेंट हैं और टेक्निकली साउंड प्लेयर हैं। हर फॉर्मेट में आप इनके ऊपर डिपेंड कर सकते हो। रिसेंटली जब साउथ अफ्रीका ने अपनी बी टीम भेजी थी टेस्ट क्रिकेट खेलने के लिए न्यूजीलैंड के अगेंस्ट में, वहाँ पे भी इन्होंने काफ़ी इंप्रेस किया था। और काउंटी में तो मैंने बता ही दिया, अच्छे फॉर्म पर थे। उसके बाद मस्टर्ड है, यंग प्लेयर हैं, इनको खिलाया गया था। मुझे इनका कोई रोल तो वैसे दिख नहीं रहा, और ना ही इनको ऐसा परफॉर्मेंस रहा है जहाँ पे मैं आपको कुछ बता सकूँ। हो सकता है आज के मैच में नहीं भी खेलें। ओली रॉबिन्सन, इनके बारे में मैं कुछ बात बताना चाहूँगा। इनका 150 है इस हेड टू हेड में, ठीक है, आपने ऊपर देखा भी होगा। और जब आप बात मिडिल ऑर्डर लोअर मिडिल ऑर्डर के बैट्समैनों की कर रहे हो, वहाँ पर ओली रॉबिन्सन का नाम भी आ जाता है कहीं ना कहीं से। लेकिन ये भाई साहब जो है ना, कोई तो एक फॉरेन पेसर होंगे वार्विकशायर की टीम में जिनके अगेंस्ट में वो आउट होने का रास्ता ढूंढ ही लेते हैं, ठीक है। हसन अली अभी खेल रहे हैं। हसन अली के अगेंस्ट में पिछले 2 बार जो उन्होंने खेला है, दोनों ही बार आउट हुए हैं, इंक्लूडिंग जहाँ पे 50 ही बनाया था उन्होंने, वहाँ पे भी हसन अली पे ही आउट हुए थे वो। इस हसन अली किसको रिप्लेस किया है आपको पता है? हसन अली से पहले वार्विकशायर की टीम में एक और फॉरेन बॉलर खेलते थे, या बॉलिंग ऑलराउंडर आप कह लो, वो खेलते थे, वो थे कार्लोस ब्रैथवेट। आप मानोगे नहीं, कार्लोस ब्रैथवेट ने भी उनको उसी आउट किया हुआ है उसके पहले दोनों मैच में। तो आखिरी 5 में से 4 बार इन्होंने फॉरेन बॉलर्स के अगेंस्ट में आउट हुए हैं। एक बार पेसर्स के अगेंस्ट में स्पेशली आउट हुए हैं, और एक बार उनको हेनरी ब्रुक्स ने आउट किया है, जो भी वार्विकशायर की टीम में नहीं खेलते हैं अभी, ठीक है। तो हसन अली इनके लिए थोड़े बहुत खतरा रहे हैं। और रॉबिन्सन का वो 150 के अलावा जहाँ पे भी उनके एक कैच छूटे थे वैसे तो, लेकिन उनको उसको छोड़ देते हैं, तो वो 150 के अलावा अच्छा रिकॉर्ड कुछ नहीं है। बाकी कीपिंग के पॉइंट्स जो देंगे। टर्नर उसके बाद है बेन रेन, कफलिन, पार्किंसन, साउटर और पॉट्स। यहाँ पे जो प्लेयर्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, टॉप ऑर्डर का रिकॉर्ड नहीं है। लीज को लोग आज के मैच में ले सकते हैं, लेकिन मेरे टीम में शायद आपको नहीं देखें। मैं यहाँ पर जिस प्लेयर्स के ऊपर फोकस कर सकता हूँ बैटिंग से सिर्फ, अगर मुझे लेना है तो बेडिंगहैम। मुझे उम्मीद इनसे भी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन अगर मुझे बैटिंग से एक प्लेयर लेना हुआ तो मैं बेडिंगहैम को लूँगा। टर्नर को मैं एज ऑलराउंडर कंसीडर कर सकते हो आप। इन्होंने लास्ट मैच यहाँ पे खेल के 3 विकेट भी निकाले थे, और इनकी बॉलिंग काम पे आ जाती है। यहाँ पे अगर देखना पड़ेगा कि इनको कितनी बॉलिंग मिलती है। बैटिंग से मैं उतना उम्मीद नहीं रख रहा। सेम इंपॉर्टेंस मेरे लिए पार्किंसन और साउटर का होगा। पार्किंसन साउटर दोनों ही बॉलिंग फर्स्ट इफेक्टिव होंगे, स्पेशली पार्किंसन, लेकिन साउटर को तो छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। साउटर ने तंग किया हुआ है इनको, और सेकंड इनिंग्स में भी इन्होंने 2 विकेट निकाल के रखे हुए हैं। इसके अलावा जिन प्लेयर्स के ऊपर आप देख सकते हो वो है कॉफलिन। इनके रिकॉर्ड्स काफ़ी अच्छे हैं। अगर आप वो बैटिंग में से प्लेयर्स नहीं ले रहे हो तो कॉफलिन को बिल्कुल देख लेना। कल के मैच में लोग इनको ले भी रहे थे, लेकिन आज के मैच में हो सकता है लोग इनको ना ले पाएँ जैम की वजह से, लेकिन इनके बैटिंग में भी रन है। और स्पेशली अगर ये बैट फर्स्ट करें तो इनकी तरफ देख सकते हो सेम अप्लाइड होता है बेन रेन के लिए। इनके भी हेड टू हेड में एक बार 4 विकेट हैं। हालांकि वो अपने घर पे ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं जो चेस्टर स्ट्रीट का ग्राउंड है, लेकिन इनका भी वही है कि अगर ये बैटिंग फर्स्ट कर रहे हैं तो इनको आप देख सकते हो। लेकिन रिगार्डलेस ऑफ टॉस जो प्लेयर्स हमारे टीम में ज़रूर रहेंगे वो है टर्नर, पार्किंसन और साउटर। पार्किंसन बॉलिंग सेकंड में 1 विकेट की ही मैं उम्मीद रख रहा। बॉलिंग फर्स्ट में मुझे इसमें उम्मीद ज़रूर है, जो कि उन्होंने लास्ट मैच नहीं कराई है। इसके अलावा बेन रेन और कॉफलिन बैटिंग फर्स्ट में स्पेशली। और अगर बैटिंग से किसी को देखना है तो मेरे लिए बेडिंगहैम है। लीज के परसेंटेज ज़्यादा रहेंगे, लेकिन लीज के रिकॉर्ड्स बहुत ख़राब है इस फिक्सचर में। तो आप अगर बेडिंगहैम का रिस्क नहीं लेना चाहते तो लीज को ले सकते हो सेफ रहने के लिए। मैं नहीं ले रहा फिलहाल के लिए। वार्विकशायर से बात करें तो यहाँ पे टॉप 3 हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हेन के रिकॉर्ड्स हालांकि अच्छे नहीं हैं, लेकिन अभी तक ठीक ठाक उनका परफॉर्मेंस रहा है। कल के मैच में 50 बनाए थे उन्होंने। येट्स और डेविस तो है ही। येट्स एक लौते ऐसे प्लेयर होंगे पूरे बैटिंग सेक्शन में जिनको मैं सिर्फ बैटिंग की वजह से लेना पसंद करूंगा। इनके ग्राउंड में भी रिकॉर्ड डिसेंट है, हेड टू हेड रिकॉर्ड भी बुरा नहीं है। बाकी किसी प्लेयर को मैं सिर्फ बैटिंग की वजह से नहीं लेने का सजेशन नहीं दूंगा आपको। बेडिंगहैम एक हो सकते हैं, वो फॉर्म के बेसिस पे है, और टर्नर क्योंकि बॉलिंग करा सकते हैं। डैन मोसली मस्ट से भी ऊपर वाले मस्ट हैं। बैटिंग फर्स्ट कर दिया तो उन्होंने आंख बंद करके आप इनको कैप्टन बना सकते हो। सारे रिकॉर्ड्स इनके सपोर्ट में हैं। उसके बाद गार्टन बॉलिंग फर्स्ट अच्छा करते हैं, लेकिन अभी तक उतना कुछ करा नहीं उन्होंने। बेथेल अगर लेना चाहते हो, जो आप लेने ही नहीं लेना चाहोगे मोस्ट प्रोबेबली तो, लेकिन कहीं भी अगर आप खेल रहे हो जहाँ पे आपको 3 बैट्समैन लेने ही हैं, तो वहाँ पे अगर आप कुछ सोच रहे हो बेथेल के बारे में तो इनको चेज में लेना। ये चेज बेहतर करते हैं। लास्ट मैच कल के मैच में भी उन्होंने रन बनाया था चेज करते हुए। हसन अली बहुत बढ़िया कर रहे हैं। बॉलिंग फर्स्ट में तो रिकॉर्ड्स हैं ही, और यहाँ पे इनके मैचअप्स अच्छे हैं यहाँ पे इस टीम के अगेंस्ट में।
तो इनको लेके चलना, ये बैटिंग भी थोड़ी सी कर लेते हैं। ग्लीसन, उसके बाद लिंटॉट और डैनी ब्रिग्स। यहाँ पर जो प्लेयर्स हमारे टीम में ज़रूर से रहेंगे वो हैं येट्स, डेविस, मोस्ली, हसन अली और लिंटॉट। ब्रिक्स भी आप ले सकते हो, मैं बहुत अगेंस्ट तो बिल्कुल भी नहीं होऊंगा, इनके परसेंटेज भी डिसेंट है, सेफ रहने के लिए बिल्कुल ले सकते हो। लेकिन अगर आपके पास कोई और ऑप्शन दिख रहा है तो इनके ऊपर वो सोच सकते हो हम। हालांकि ये अभी तक विकेटलेस नहीं गए हैं इस पिक्चर में और जनरली कंसिस्टेंट विकेट टेकर है भी। इसके अलावा जिन प्लेयर्स को आप देख सकते हो वो है हेन। बैटिंग सेक्शन में इनका परसेंटेज बहुत हाई होगा, लेकिन मैं इनको क्यों छोड़ रहा हूँ या छोड़ने के बारे में कह रहा हूँ आप समझ सकते हो। और यहाँ पे गार्टन होंगे जिनको बॉलिंग फर्स्ट में आप देख सकते हो। बेथेल छोटी लीग में सवाल पैदा नहीं होता, बड़ी लीग में अगर आप खेल रहे हो तब की बात है, अगर चेस कर रहे हैं तो आप देख सकते हो। बेंच में माइल्स हो सकते हैं, खेलेंगे तो शायद नहीं, लेकिन अगर खेलते हैं तो इनका भी बहुत बढ़िया रिकॉर्ड रहा है। बॉलिंग फर्स्ट अगर ये करते हैं तो नोटिस करने वाले प्लेयर हैं। कैप्टन मास्कुलिन चॉइस की बात करें तो लास्ट मैच के बाद लीज और साउटर का परसेंटेज बढ़ेगा। साउटर हमारे टीम में एनीवेज होंगे, लीज का देखना पड़ेगा। मोस्ट प्रोबेबली मैं इनको आज के मैच में मौका नहीं दे पाऊंगा अपनी टीम में। कैलम फर्ग्यूसन, टर्नर, उसके बाद दोनों का ही वही है कि कैलम फर्ग्यूसन तो बॉलर ही है, टर्नर अब मुझे बॉलिंग का ऑप्शन दे सकते हैं, इसीलिए मैं सोच रहा हूँ। बाकी बैटिंग रिकॉर्ड कुछ खास अच्छा नहीं है। बेंडन, कॉफलिन दोनों को ही अगर लेना है बैटिंग फर्स्ट लेना, ठीक है। दोनों ही 4 ओवर की बॉलिंग तो कराते हैं, लेकिन दोनों का ही बेस्ट परफॉर्मेंस बॉलिंग सेकंड में आता है। बेटिंघम उसके बाद सिर्फ बैटिंग की वजह से। वार्विक एक तरह से मोस्टली परसेंटेज कैप्टन होंगे, मैं भी बिल्कुल अगेंस्ट नहीं हूँ। स्पेशली अगर वो बैट फर्स्ट कर रहे हैं डेफिनेटली इनको कैप्टन बनाना, कोई दूसरी बात है ही नहीं सोचने के लिए। बॉलिंग फर्स्ट में भी टीम में रखकर चलना, छोड़ना नहीं है इनको। कैप्टन वाइस कैप्टन आप तब कुछ और कर सकते हो। हसन अली उसके बाद, और यहाँ पे रिस्की में आपके पास हेन है और लिंटॉट है। हेन के परफॉर्मेंस इस ग्राउंड पे बहुत बढ़िया रहे हैं, इसीलिए मैं छोड़ने के बारे में सोच रहा हूँ कि छोड़ूं या नहीं छोड़ूं। हिट टू रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, फॉर्म भी ठीक ठाक सा ही है, तो देखना पड़ेगा। लिंटॉट मस्ट हैव है, येट्स और ब्रिक्स उसके बाद आपके होते हैं। येट्स एक लॉटरी बैट्समैन होते हैं पूरे वीडियो के दौरान, जिनको हम सिर्फ बैटिंग की वजह से कंसिडर कर सकते हैं, बाकी तो कोई सिर्फ बैटिंग की वजह से लेने लायक कोई प्लेयर अभी तक मुझे नहीं दिखा है। तो मैंने यहाँ पे 8 प्लेयर्स रखे हैं और जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने सारे स्पिन ऑप्शंस को यहाँ पर कवर करके रखा है। कुछ प्लेयर्स के ऊपर मैं बता देता हूँ। पार्किंसन अगर आप छोड़ना चाहते हो, इन प्लेयर को आप छोड़ सकते हो, रिस्क तो रहेगा लेकिन ऑप्शंस भी हैं। पार्किंसन अगर छोड़ना चाहते हो बॉलिंग सेकंड में छोड़ना। डैनी ब्रिग्स एक ऑप्शन है, कंसिस्टेंटली फिर भी मुझे लगता है विकेट वो देके जाएंगे, लेकिन अगर आपको चांस लेना है तो आप वो कर सकते हो। लिंटॉट, हसन अली, साउटर, इन तीनों को मैं नहीं छोड़ने वाला। माउसली को भी छोड़ने का कोई रीज़न नहीं है। बड़ी लीग में अगर छोड़ना चाहते हो, अगर छोड़ने के बारे में सोच भी रहे हो, बड़ी लीग में सोचना, छोटी लीग में तो गलती से भी नहीं, सबके कैप्टन होंगे ये, तो बॉलिंग फर्स्ट में छोड़ना, बॉलिंग सेकंड में तो कैप्टन ऑप्शन है, कोई सवाल पैदा ही नहीं होता। अच्छा, कुछ प्लेयर्स हमारे लिए यहाँ पे हैं जिनको हम कंसीडर कर सकते हैं, और आप देखोगे कि ऑलराउंडर सेक्शन में बहुत सारे प्लेयर्स हैं, ठीक है। बेन रेन बैटिंग फर्स्ट, गार्थन बॉलिंग फर्स्ट, कॉफलिन बैटिंग फर्स्ट। कॉफलिन का परसेंटेज आज के मैच में कम होगा मुझे अभी तक जितना समझ में आ रहा है। बेन रेन, माउसली सबकी टीम में होंगे। तीसरा ऑलराउंडर अगर कोई ले रहा है तो वो गार्थन होंगे। मुझे नहीं लगता कि तीसरे ऑलराउंडर को भी आप बहुत सारे टीमों में देखोगे, क्योंकि बैटिंग में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। हेन के परसेंटेज तो डिसेंट है ही, इसके अलावा येट्स के परसेंटेज तो डिसेंट है ही, इसके अलावा हेन भी लोग मुझे लगता है छोड़ेंगे। लीज का परसेंटेज अभी बढ़ गया है। टर्नर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, अगर टीम को लगा कि यहाँ पे स्पिनर्स चाहिए होगा, सामने कुछ लेफ्ट हैंडर बैट्समैन भी हो सकते हैं, तो वो वहाँ पे टर्नर की जो है बॉलिंग काम पे आ सकती है। कीपर में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक ही लेने लायक ऑप्शन है। ओली डॉबिन्सन 1.50 तो रहे हैं, लेकिन उन्होंने मतलब नंबर दे के रखा हुआ है फॉरेन बॉलर्स को, तो हसन अली को स्पेशली अभी करंट स्क्वाड मेंबर्स में से, बस ऐसा है। इसके अलावा मुझे कुछ खास दिख नहीं रहा। पॉट्स वगैरह रहेंगे, लेकिन मुझे लगता नहीं स्मॉल लीग में आप उनको मैनेज कर पाओगे, बड़ी लीग में देख सकते हो बॉलिंग सेकंड में। बाकी मुझे यहाँ पे कोई दिख नहीं रहा, ठीक है। याद रखना कि यहाँ पे वार्विकशायर के सपोर्ट में ही हम टीम बना रहे हैं, सारी चीज़ें इनके सपोर्ट में जा रही हैं। हेड टू हेड रिकॉर्ड तो है ही, ग्राउंड में भी ठीक ठाक रहा है, और कोशिश यही करना कि बॉलिंग से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करो। रन मैक्सिमम भी हमने देखा है कि 170-180 के आसपास ही बनते हुए, हेड टू हेड में तो और भी कम, ग्राउंड में अगर बन भी जाता है तो 180 के आसपास, लेकिन इस फिक्चर में क्योंकि काफ़ी रन कम बनता है तो इसीलिए हमने ऐसे स्ट्रक्चर बनाने के बारे में सोचा है। कैप्टन मास्कुलिन चॉइसेस की बात करें, हसन अली काफ़ी बढ़िया कर रहे हैं इस फिक्चर में, और अभी तक अच्छा करा भी है। बॉलिंग फर्स्ट तो करते ही हैं, बॉलिंग सेकंड में भी अच्छा करा है उन्होंने, तो डेफिनेटली सेफेस्ट ऑप्शन होते हैं। लेकिन अगर माउसली बैटिंग फर्स्ट करते हैं तो इनके अलावा कहीं पर जाने की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो 0 विकेट लें, डक बना के जाएँ, कैप्टन बना देना इनको, ठीक है। लॉजिक सारे इनके सपोर्ट में है, और हसन अली को वाइस कैप्टन तब, लेकिन अगर बॉलिंग फर्स्ट हो रही है तो हसन अली को आप कैप्टन भी बना सकते हो। यहाँ पे लिंटॉट कंसिस्टेंट एक ऑप्शन है, 2 विकेट करके ले रहे हैं, प्रैक्टिस मैच से करके वो आ रहे हैं, और लेग स्पिनर भी हैं। लेग स्पिनर्स के अगेंस्ट में डरहम को थोड़ा प्रॉब्लम हुआ है पास्ट में भी, तो वो आप देख सकते हो इनको। नेथन साउटर, कैलम पर्किंसन, ये दोनों ऑप्शंस हैं। कैलम पर्किंसन
अभी तक क्या है कि मैं उनके बारे में बहुत ज़्यादा कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि आखिरी 5 के सारे मैच इन्होंने पोलिंग सेकंड कराए हैं। हालांकि इस बीच भी उन्होंने एक 4 विकेट का मैच निकाला हुआ है, लेकिन इनका बेस्ट परफॉर्मेंस आता है बोलिंग फर्स्ट में, जो कि उन्होंने आखिरी 5 में करा नहीं। अगर ये बॉलिंग फर्स्ट करते हैं तो देखना पड़ेगा क्या करते हैं। हालांकि इनके बॉलिंग फर्स्ट के रिकॉर्ड से बेहतर होते ही हैं। साउटर एक ऑप्शन डेफिनेटली होते हैं अगर आप कैप्टन वाइस कैप्टन बनाने के बारे में सोच रहे हो। बैट्समैनों में से मैं किसी को कहूँगा नहीं, क्योंकि आपने देखा कि इस फिक्सचर में बहुत ज़्यादा बैटिंग इंडिविजुअल स्कोर्स नहीं आए हैं। वो एक बार बेंजामिन ने 68 बनाया था, वो हाईएस्ट स्कोर है। बाकी 50 के आसपास का ही मामला चल रहा है। 50 के आसपास का पॉइंट मतलब वहाँ पे आपको 70 और कुछ पॉइंट मिलेंगे, जो 2 विकेट या 2 बोल्ड करके कोई बॉलर हासिल कर सकता है। ठीक है, और मैंने आपको दिखा भी दिया कि जो आखिरी 5 मैचेस हुए हैं वहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट स्कोरर जो है या तो बॉलर्स रहे हैं या तो बॉलिंग ऑलराउंडर्स। तो इसीलिए मेरे ऑप्शंस यही हैं, माउसली, हसन अली, साउटर और लिंटॉट स्मॉल लीग में कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के लिए। तो ये रही सारी चीज़ें और सारी एनालिसिस। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर ज्वाइन हो जाना, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे सारी अपडेट्स वहीं पे आने वाली हैं। तब तक के लिए बेस्ट लक फॉर दिस मैच एंड गुड बाय फॉर नाउ।